नदी के जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक। एक नदी के किनारे छोटा सा गांव था जिसका नाम मंगलापुर था। उस मंगलापुर गांव में मीना अपने पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश एक नंबर का नशेड़ी था। वह हमेशा दारू पिया करता था। वह जो भी पैसे कमाता अपने दारू पे खर्च कर दिया करता। एक भी पैसे मीना को नहीं दिया करता। मीना की दो छोटी छोटी बेटियां थी जिसका नाम सोनम और मोना रखा था। मीना अपनी बेटियों को खाना आसपास के पड़ोसियों से मांग कर खिला दिया करती थी, लेकिन ऐसे ही कई बार मांगने के बाद उनके पड़ोसियों ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया और उन्हें मना कर दिया। और उसी शाम को रमेश दारू पी के घर आता है और मीना से कहता है, मीना अब तो इस घर में से निकल जा, अब तो इस घर में नहीं रहेगी। मैं अब विमला से शादी करूंगा और उसके साथ रहूंगा। अपने इन दोनों बच्चों को ले और निकल यहाँ से। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस घर के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है और मेरे दो बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, अगर तुझे नहीं जाना है तो अपना मंगलसूत्र मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे भी इस घर में से निकाल दूंगा। मीना उदास होकर अपना मंगलसूत्र रमेश को दे देती है। रमेश उस मंगलसूत्र को बेचकर अपने लिए दारू की कई बोतलें खरीद लेता है और उन्हें एक जगह पर बैठकर पीने लगता है। और अगले दिन रमेश विमला को लेकर अपने घर चला जाता है और मीना से कहता है, सुन मीना, अब तो इस घर में नहीं रहेगी। आज मैं विमला को ले आया हूँ, अब तो इस घर में से निकल जा। लेकिन आपने ही तो कल कहा था अगर मैंने मंगलसूत्र दे दिया तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? आप मेरे बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। कौन से बच्चे? वो मेरे बच्चे नहीं है। अब तू अपनी दोनों बेटियों को लो और यहाँ से निकल, नहीं तो मैं तेरा मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। फिर मीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। कड़ी धूप में मीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर चलती रहती है। तभी उसकी बेटी सोनम कहती है, माँ मुझे बहुत तेज धूप लग रही है और मैं चलते चलते थक गई हूँ, मुझे अब पानी चाहिए। तभी मोना भी कहती है, हाँ माँ मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। इस कड़कती धूप में तो मुझे चक्कर ही आ जाएगा। ठीक है मेरी बेटियों, तुम दोनों इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। फिर मीना पास के कुएं में से थोड़ा पानी निकालकर अपने दोनों बेटियों को पिला देती है और अपनी बेटियों के साथ थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करने लगती है कि तभी सोनम अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे अब भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, कहीं देखती हूँ मुझे कोई काम मिल गया तो खाना भी मिल ही जाएगा। फिर मीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर काम की तलाश में लग जाती है। कुछ देर बाद मीना देखती है कि एक बिल्डिंग का काम चल रहा होता है, जिसे देखकर मीना मुस्कुराती है और उस बिल्डिंग बनाने वाले मालिक के पास जाती है। वह उससे कहती है, साहब मुझे थोड़ा काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, उन्हें भूख लगी है। अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उनसे अपनी बेटियों को खाना खिला पाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी दोनों बेटियों को यहाँ पर ले आओ, मेरे पास कुछ खाना है, मैं उन्हें खिला दूंगा और तुम जाके वहाँ पर काम कर लो, शाम तक मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो लोगों की मजबूरी समझ सके और उनकी मदद कर सके। उसके बाद मीना अपने काम पर लग जाती है और उसकी दोनों बेटियों को खाना वह मालिक खिला देता है। शाम होने पर मालिक मीना को पैसे देता है और उससे कहता है, तुम अपनी दोनों बेटियों को ऐसे लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारा पति नहीं है क्या? फिर मीना अपनी सारी दुख भरी कहानी मालिक को सुना देती है, जिसे सुनकर मालिक को दया आ जाती है और वह मीना से कहता है, सुनो मीना, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर में रहना। वैसे भी तुम्हारे पास तो रहने की जगह नहीं होगी,
तो तुम मेरे घर पर ही रह लो। मालिक मीना और उन दोनों छोटी बच्चियों को अपने घर लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। क्यों? वो लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे? क्या उनके पास अपना घर नहीं है? नहीं, उनके पास उनका घर नहीं है। उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। बेचारी वो कहाँ रहेंगी, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वो हमारे साथ ही हमारे घर पर रह लेंगी। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं जो हमारा ज्यादा खर्चा होगा। हम दोनों ही हैं और वो लोग भी आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। अच्छा, ये कोई धर्मशाला है जो तुम यहाँ पे गरीबों को अपने घर में रखोगे? और तुम कितने पैसे कमाते हो जो तुम इन लोगों पर खर्च करोगे? सुनो, अगर आज आपने इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। फिर तुम अकेले ही इस घर में रहना। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? तुम्हें उनकी दिक्कतें और परेशानियाँ नहीं दिख रही है? वो कितने मजबूर हैं। एक तुम ही हो पूरी दुनिया में जो तुम्हें सबकी परेशानियाँ और दिक्कतें दिखती हैं और किसी को तो नहीं दिखती। देखो, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, मैं उन्हें इस घर से नहीं निकालूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम इस घर में अकेले ही रहना। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ये सब बात मीना सुन लेती है और वह मालिक के पास आती है और वह मालिक से कहती है, मालिक आपने हमारी बहुत मदद की है। अब मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मैं वहाँ पर रह लूंगी। आपको मेरी वजह से अपनी पत्नी को घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको और भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। ठीक है कमला, अगर तुम्हें अपने भाई के घर जाना है तो तुम चली जाओ। ये लो कुछ पैसे। नहीं, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही कुछ पैसे रखे हुए हैं। मैं उन्हीं से अपना काम चला लूंगी। मीना यह कहकर अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर से निकल जाती है। मीना ने यह झूठ कहा था कि उसका कोई भाई है। मीना का कोई रिश्तेदार नहीं था, वह अनाथ थी। मीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी डाल लेती है और उसी में रहने लगती है। लेकिन मीना को कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसके बच्चे कभी कभार भूखे ही सो जाते थे और इसी वजह से मोना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। यह देखकर मीना बहुत चिंतित हो जाती है और वह कहती है, लगता है मेरी जिंदगी में रोना ही लिखा है। एक तो मेरे पास घर नहीं है, ना ही खाना पिलाने के लिए पैसे, और ऊपर से मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई। अब मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगी? अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। और वह रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस नदी में से एक जल परी निकलती है और वह मीना को दुखी देखकर कहती है, मीना तुम दुखी मत हो, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये लो, ये सोने और चांदी की फ्रॉक है। ये कोई आम फ्रॉक नहीं है। इस चांदी की फ्रॉक को पहनकर तुम्हारी बेटी बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो जाएगी और इस सोने की फ्रॉक को पहनकर तुम्हारी बेटियां कुछ भी मांग सकती हैं। वह सभी इच्छाएं ये सोने की फ्रॉक पूरी कर देगा। यह सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और वह परी से कहती है, परी जी मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने मेरी सारी समस्या दूर कर दी। परी जी मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और उसके बाद मीना उन दोनों सोने और चांदी की फ्रॉकों को लेकर घर आ जाती है और मोना को वह चांदी की फ्रॉक पहना देती है। वह फ्रॉक पहनते ही मोना पहले जैसी हो जाती है और दूसरी सोने वाली फ्रॉक वो सोनम को पहना देती है। सोनम वो फ्रॉक पहनकर बहुत खुश थी और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये फ्रॉक आप कहाँ से लाई हो? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। और माँ ये चांदी वाली फ्रॉक जब मोना ने पहनी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये फ्रॉक पक्का जादुई होगी। लेकिन माँ आप हमारे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक तो ले आई, लेकिन हमारे पास तो रहने के लिए घर है ही नहीं। हम क्या इसी झोपड़ी में रहेंगे?
जब बारिश आती है तो पूरा घर हमारा गीला हो जाता है। क्या माँ हमारा कोई अपना बड़ा सा घर नहीं होगा? सोनम के ये बोलते ही उसका झोपड़ी का घर एक बहुत सुंदर घर में बदल जाता है, जिसे देखकर सोनम और मोना हैरान हो जाती है। सोनम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरे बोलते ही यहाँ पर तो एक सुंदर सा घर आ गया। ये पक्का जादुई फ्रॉक होगी। माँ बताओ ना, आप ये फ्रॉक कहाँ से लाई हो? उसके बाद मीना अपनी दोनों बेटियों को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और उस दिन से वह लोग बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं और अपने जैसे कई लोगों की मदद भी करते हैं। नदी में जादुई साड़ियों का पेड़। चंपा नाम की एक औरत अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। चंपा ने अपने बेटे की शादी लालच में की थी ताकि उसे अधिक दहेज मिल सके। मोहन एक सरकारी नौकरी करता था। वह बस अपनी माँ की बात मानता था। चंपा जैसा कहती वह वैसा ही करता। चंपा की बहू मेघा बहुत ही सीधी थी। वह चंपा की हर बात मानती। किसी भी बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं करती थी। लेकिन चंपा बहुत चालाक औरत थी। वह अपनी बहू पर बिल्कुल भी दया नहीं करती थी और न ही उसे आराम करने देती थी। पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, नहीं तो उसके कामों में गलतियाँ निकालती रहती थी। यह सब चंपा इसलिए करती थी क्योंकि मेघा के पिता ने उसके सारे दहेज के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए चंपा मेघा के साथ ये सब करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चंपा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और विमला चंपा से कहती है, अरे चंपा, तुम्हें पता है मेरी बहू अपने मायके गई थी और वहाँ से कई सारी साड़ियाँ लेकर आई है और उसकी माँ ने उसे बहुत सारे गहनों का सेट भी दिया है, वो भी सोने का। मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी अमीर घर की लड़की लाने से। चल अब तू बता, तू कैसी है? सब कुछ सही चल रहा है ना? क्या बताऊं विमला बहन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरे तो डूब गए हैं। तुझे तो दहेज के पैसे भी मिल गए और ऊपर से एडवांस भी। लेकिन इसके बाप ने तो मुझे मेरे दहेज के भी पैसे नहीं दिए। पता नहीं कब तक देगा। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसी गरीब घर की लड़की लाकर और इस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। मुझे भी तेरी तरह किसी अमीर घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहिए था। हाँ, मुझे तेरे बारे में पता है, इसलिए मैं तेरे लिए भी एक साड़ी और सोने के हार लाई हूँ। हाँ सच में, एक तू ही है जो मेरे सभी दुखों को समझती है। अरे ओ मनुष्य, तू जाकर मेरी पड़ोसन के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला। तब मेघा कहती है, अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेघा जुरन जाकर चाय बनाकर लेकर आती है और उसके बाद चंपा को देती है। लेकिन तभी चंपा का हाथ कप पर लग जाता है और सारी गर्म चाय चंपा के हाथ पर गिर जाती है। चंपा को मेघा पर बहुत गुस्सा आता है और वह मेघा को मारने लगती है और कहती है, आज तूने मेरा हाथ जला दिया। एक तो तेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए और तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। तेरी तो मैं आज खाल उधेड़ लूंगी। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। आपका ही हाथ कप पर लगा था। अच्छा, तू मुझसे जवान लड़ा रही है, मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। तभी विमला कहती है, अरे चंपा इसे छोड़ दे वरना ये मर जाएगी। वैसे भी इसमें पहले से जान नहीं है, अगर तूने इसे और मारा तो यह भी ही मर जाएगी। हाँ तो इसे मर जाने देना, वैसे भी ये मेरे कोई काम की नहीं है। अरे ये अगर मर गई तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। विमला की बात सुनकर चंपा मेघा को मारना बंद कर देती है और कहती है, तू मेरी आंखों के सामने से चली जा और जा किसी कोने में जाकर बैठ जा। आज मुझे तू अपनी शक्ल मत दिखाइयो। तभी विमला कहती है, अरे चंपा इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। चल मैं अब जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखियो। और विमला वहाँ से चली जाती है। कमला भी सोफे पे बैठकर कुछ सोचने लगती है और कहती है, मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे। विमला दिन पर दिन अमीर होती जा रही है और मैं पहले की तरह ही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इस मनुष्य को इसके घर भेज देती हूँ और अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। तब मैं भी विमला की तरह हो जाऊंगी।
मैं कल ही जाकर विमला से बात करती हूँ। इस बारे में वो मेरी जरूर मदद करेगी। चंपा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और अपनी माँ को देखकर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ आपको क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तब चंपा कहती है, बेटा क्या बताऊँ, इस मनुष्य ने मेरा आज हाथ जला दिया। क्या सच में माँ? आज इसने आपका हाथ जला दिया, इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं इसको अभी बताता हूँ। फिर मोहन मेघा को बहुत मारता है। मेघा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, इसमें मेरी क्या गलती थी? माँ जी का हाथ ही कब पर लगा था तो इन्होंने मुझे क्यों मारा? एक तो माँ जी ने भी मुझे उस वक्त मारा था और ऊपर से इन्होंने भी मुझे आज मार दिया। ये सब माँ जी जानबूझकर करती हैं। मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं घर का काम तो करती हूँ ना। अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो वो अब तक दे चुके होते। और रोते रोते मेघा सो जाती है। अगले दिन चंपा विमला के घर जाती है और विमला से कहती है, विमला मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। अरे चंपा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे घर में पहले से ही मेघा है तो तुम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए क्यों कह रही हो? अरे विमला मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ही बहू की तरह मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढ दे और उस मेघा को तो मैं आज ही उसके घर भेज दूंगी। अच्छा ठीक है चंपा, मैं तेरे घर के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देती हूँ। फिर चंपा अपने घर आ जाती है और मेघा से कहती है, मेघा तू अपना सामान जल्दी से पैक कर ले, तुझे अपने घर जाना है। यह सुनकर मेघा कहती है, क्यों माँ जी कोई काम है क्या? कोई काम तो नहीं है, लेकिन अब तो इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे निकाल कर अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी अमीर घर की लड़की लाऊंगी। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये भी तो मेरा ही घर है, मुझे किसी भी एक कोने में रहने दीजिए। मैं एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रह लूँगी, लेकिन आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। नहीं, मैं तुझे एक नौकरानी की तरह भी इस घर में नहीं रख सकती हूँ, तो मनुष्य है इस घर के लिए। फिर मेघा रोते हुए उस घर से निकल जाती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। वह चलते चलते बहुत थक जाती है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और सारी बातों को याद करके रोने लगती है और कहती है, मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? अगर माँ या पिताजी ने कुछ मुझसे पूछा तो मैं उनसे क्या कहूँगी? और ऊपर से पिताजी की पहले से ही तबीयत खराब है, मुझे देखकर माँ और पिताजी परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, वरना मैं कहाँ पर जाकर रहूँगी? तभी एक आवाज आती है, बेटी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लेकिन यहाँ पर तो कोई नदी या तालाब नहीं है, तो मैं तुम्हें पानी कैसे पिला पाऊंगी? बेटी तुम थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक नदी मिलेगी, तुम वहाँ से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। और उसके बाद मेघा नदी के पास जाती है और पेड़ के लिए पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पिला देती है। पानी पीने के बाद पेड़ कहता है, बेटी तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और हाँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद वह पेड़ एक जादुई साड़ियों वाले पेड़ में बदल जाता है, जिसपे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ होती हैं। यह देखकर मेघा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तो एक जादुई साड़ी वाले पेड़ हो। तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, ऐसी साड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं पहनी है। हाँ मेघा, ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और साथ ही ये जादू वाली साड़ियाँ हैं, ये कोई आम साड़ियाँ नहीं है। और इनमें से एक साड़ी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। फिर वह जादुई साड़ी का पेड़ एक साड़ी मेघा को दे देता है, जिसे पाकर मेघा बहुत खुश हो जाती है। और मेघा उस पेड़ से पूछती है, लेकिन इस साड़ी का जादू क्या है? इस साड़ी की जादू की यह खास बात है
कि जब भी तुम इस साड़ी को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। और उसके बाद मेघा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस जादुई साड़ी को पहनकर कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक कर दो। तभी उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन से मेघा एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। और दूसरी तरफ चंपा ने अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से करा दी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी बहुत मॉडर्न थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती और पूरे दिन आराम करती रहती। सारा काम चंपा से करवाती और चंपा को हमेशा डांटती और मारती भी रहती। यह सब देखकर चंपा को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह कहती है, मैंने लालच में आकर अपनी सोने जैसी बहू को खो दिया। अगर वो यहाँ पर होती तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। मैं आज ही जाकर उससे माफी मांग लूंगी, शायद वो मुझे माफ कर दे। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है और चंपा से कहती है, ए बुढ़िया, ये घर अब मेरे नाम हो चुका है, इसलिए तू और तेरा बेटा यहाँ से निकल जा। मैं तुम लोगों को 1 मिनट भी नहीं देख सकती हूँ। लेकिन बहू, हम कहाँ जाएंगे? ये सब मैं नहीं जानती। तू यहाँ से निकल वरना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी, समझी? और उसके बाद चंपा और मोहन उस घर से निकल जाते हैं और दुखी होकर मेघा के घर उससे माफी मांगने आ जाते हैं। मेघा जैसे ही चंपा को देखती है वह बहुत खुश हो जाती है और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। तब चंपा कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। और उस दिन के बाद चंपा और मेघा बिल्कुल मिलजुल कर रहने लगते हैं।